हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इसके पहले हमने बात की थी एक्सरसाइज 1.3 की। तो इसके पहले वीडियो में 1.3 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। उस क्वेश्चन में हमको ये बताना था कि कौन सी इसे भाग करना था। भाग करने के बाद में ये बताना था कि इसका जो प्रसार होगा वो शांत दशमलव होगा और या अशांत दशमलव होगा। उसके पहले वाले वीडियो में हम ये भी जान गए थे कि शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखा है वो पिछला वाला वीडियो देखकर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, ये जो तीसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन पहले हो गए हैं, तीसरा क्वेश्चन से इनका सोल्यूशन हम करने वाले हैं। ठीक, तो इसको हम समझ लेंगे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है 6.6 और उस पर लगा हुआ है बार। इस पर क्या लगा हुआ है? बार। ठीक, इसका मतलब हम लोग सीख चुके हैं, जानते हैं कि दशमलव में नंबर लिखा होता है, उसके ऊपर बार लगा होता है। इसका मतलब ये होता है कि यह नंबर बार बार रिपीट होगा। ठीक, तो अभी तक जैसे हम लोगों को क्या होता था, 1.5 लिखा है। ठीक है, 1.5 लिखा है और अगर इसको कह दिया जाए कि इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, P/Q के रूप में बदलिए, तो हमको क्या करना होता है, 1.5 लिखा और दशमलव हटाया और जितने अंक दशमलव के बाद लगे थे उसमें 1 बढ़ा के उतने ही 0 लगा लेते थे, है ना। दशमलव के आगे 1 था तो हमने 1 लिखा और 1 के बाद में 1 0 लगाया, क्योंकि दशमलव के आगे कितने अंक हैं? 1 अंक। तो मिला हमको 15/10। इसको डिवाइड करा दें अगर 5 से तो आएगा 3/2। तो 1.5 3/2 में बदल गई, वो ही है। ठीक है, लेकिन ये किस तरह से हमने बदल दिया, ये हमने P/Q के रूप में बदल दिया। ठीक है, और ये एक परिमेय संख्या है। जिस संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या है, जहां P पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। ठीक है, ये हम लोगों ने पिछले वाले क्लासेस में जरूर सीखा होगा। ठीक, जो नहीं सीखा है वो आज हम सीखने वाले हैं। हम उन संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में कैसे बदलेंगे जिनके ऊपर बार लगा होता है। जिनके ऊपर बार लगा होता है उसको कैसे सीखेंगे, ये हमको आज पढ़ना है। उस पे बार नहीं लगा था तो दशमलव हटाया और 0 बढ़ा दिया। लेकिन इस पे क्या है, ये जो संख्या है इसमें 0.6 है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको हम नहीं कर सकते कि दशमलव हटा लिया और यहाँ पर 1 0 बढ़ा दिया। ये हमारा हो जाएगा गलत। ठीक है, इस तरह से हम इसको नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बार का मतलब है 6 पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब 6 6 6 6 6 कितनी बार आ रहा होगा? अनंत बार। ठीक है, ये 6 कितनी बार रिपीट हो रहा होगा? अनंत बार। तो अनंत बार रिपीट हो रहा होगा, दशमलव हटा के फिर अनंत बार 0 लगाना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये तरीका हम यहाँ पे नहीं अपनाएंगे। यहाँ पे क्या अपनाया जाता है उसकी बात करेंगे। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आ गया है तो हम उसको क्या मान लेंगे, इसका जो हल है, मतलब जो संख्या P/Q के रूप में आने वाली है उसको हम क्या माने ले रहे हैं? उसको हम x माने ले रहे हैं। जो संख्या, इसको करना क्या है समझ लें, फिर से समझ लें कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। P/Q के रूप में व्यक्त करना है और जहां P पूर्णांक है और Q पूर्णांक है और Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जो P/Q के रूप में संख्या आने वाली है उस संख्या को हमने क्या मान लिया? x मान लिया। और इसका जो मान आएगा वो आएगा, तो इसको हल करने के बाद तो x बराबर कितना आ गया, मान लिया x बराबर हमने मान लिया 0.6 और इसके ऊपर बार। जब इसको बदल जाएगा तो कितना मान आएगा? जो मान आएगा उसको हमने x मान लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको हमने क्या लिख लिया, जो नंबर रिपीट हो रहा है जिस पर बार लगा है उसको हमने बार बार वो बढ़ा दिया, बढ़ा के लिख लिया। कैसे? x का मान लिख लिया हमने 0.666666
अनंत बार ये आएंगे और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक, इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं। फिर क्या किया जाता है, या तो इसमें 10 से गुणा कराओ या 100 से गुणा कराओ। ठीक है, 100 से गुणा भी कराया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है सवाल किस तरह का है। इसमें हमको 100 से या 1000 से गुणा नहीं करानी पड़ेगी। इसमें हमको क्या कराना पड़ेगा, दशमलव के आगे कितने अंक हैं, दशमलव के आगे हमने देखा एक अंक पे बार लगा हुआ है। दशमलव के आगे जो संख्या लिखी है उसमें एक ही संख्या है, उसी ऊपर बार लगा हुआ है। तो हमको क्या कराना पड़ेगा, हमको इन दोनों पक्षों में सिर्फ 10 से गुणा कराना पड़ेगा। बार एक संख्या के बाद लगा है तो एक के आगे एक जीरो वाली संख्या से गुणा कराना पड़ेगा। 2 पे लगा होता तो एक के आगे 2 जीरो वाली संख्या, मतलब 100 से गुणा कराना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही संख्या पर बार लगा हुआ है, इसलिए हम इसको 10 से गुणा करा लेंगे, दोनों पक्षों में कराएंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर। ठीक, तो जब 10 से दोनों पक्षों में गुणा कराएंगे तो इधर कितना बन जाएगा 10x, ये कितना बन जाएगा 10x, और इधर कितना हो जाएगा 10 गुणे 0.6666। 5 बार हमने लिखा है, ऊपर भी 5 बार लिखा था। और ये अभी इसको समीकरण नहीं बनाएंगे, अभी इसको मल्टीप्लाई करा लें फिर समीकरण बनाएंगे। ठीक, इसको समीकरण नहीं बनाएंगे, अभी इसको हम मल्टीप्लाई करा लें। हम लोग जानते हैं जैसे 0.6 लिखा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कराओ तो कितना आ जाएगा 60, और ये 0.1 संख्या के बाद लगा है तो दशमलव यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब मल्टीप्लाई कराने पे दशमलव दाईं तरफ भागता है। मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दशमलव एक अंक दाहिनी तरफ चला जाएगा। ठीक, तो यहां पर भी क्या लिख लें, दशमलव कितने अंक बाईं तरफ जाएगा, दशमलव जाएगा एक अंक बाईं तरफ, खिसक जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 6 6 6 और 6। ठीक, ये हमने इस तरह से मल्टीप्लाई करा लिया। और ध्यान देने वाली इसमें बात ये होती है कि दशमलव के आगे आने वाले अंक समीकरण 1 में और समीकरण 2 में समान हैं या नहीं। अगर समान नहीं होंगे तो हमको हो सकता है किसी क्वेश्चन में एक बार और मल्टीप्लाई कराना पड़े। अगर दशमलव के आगे अंक जो आ रहे हैं वो समान नहीं हैं तो एक बार हो सकता है हमको और मल्टीप्लाई कराना पड़ता। ये अभी अगले क्वेश्चन में आएगा तब हम इसकी बात करेंगे। यहां पर हमने क्या देखा, जो ध्यान देने वाली बात है कि दशमलव के आगे यहाँ 6 6 6 6 6 आ रहे हैं। ठीक, और यहाँ पर भी दशमलव के आगे 6 6 6 और 6 आ रहे हैं। कहने का मतलब दशमलव के आगे समान अंक है। इसमें भी देख लीजिए और इसमें भी देख लीजिए, दशमलव के आगे समान अंक हैं। अब जब समान अंक हैं तो इसको हमको और मल्टीप्लाई नहीं कराना पड़ेगा। हमको अब क्या कराना होगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा लेना होगा। और घटाने के बाद दशमलव में क्या, लास्ट में क्या आने लगेगा, दशमलव के आगे ये सब नंबर घट जाएंगे तो दशमलव के आगे सब 0 0 आने लगेगा। और यही हमको हर क्वेश्चन में करना है और यही हमको मेन इसमें जो है याद रखने वाले बिंदु हैं। याद रखने वाला बिंदु यही है कि दशमलव के आगे क्या होना चाहिए, समान अंक बचना चाहिए। दशमलव के आगे क्या होना चाहिए, समान अंक बचना चाहिए। और जब समान अंक, जिन समीकरण बना लेंगे, समीकरणों में जब समान अंक बचेगा तो 2 से 1 को घटा दीजिए। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अच्छा, समीकरण 2 क्या है, 10x, इसकी वैल्यू कितनी है 6.666666, 5 बार लिखा। इसको और भी लिख सकते हैं लेकिन कोई जरूरत नहीं है। समीकरण 1 क्या है, x, ये इसके नीचे लिख देंगे। x बराबर कितना है 0.0666666।
चाहे तो और भी लिख सकते हैं, 10 बार लिख लो, 15 बार लिख लो, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, आएगा लास्ट में 0 ही। इसको जब घटाएंगे तो दशमलव के आगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो भी अंक रहे होंगे 6 ही तो रहे होंगे, और यहाँ पर कितना रहा होगा, यहाँ पर भी 6 रहा होगा, तो वो घटते 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 कितना आ जाएगा, यहाँ सब ये और ये सब 0 आ गया होगा, और यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, कहने का मतलब दशमलव के आगे कितना आने लगा, सब 0 आने लगा। और इधर 10 में से x जाएगा तो कितना आएगा, 9x आएगा। 10 में से 9 जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 9x आएगा। और यहाँ पर दशमलव के आगे देखें, हमने सब समान संख्याएं थी, तो आगे भी जितनी भी होंगी उनमें भी क्या आएगा, घटाने पर 0 ही आएगा। और दशमलव के आगे अगर 0 आता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। अब हम लोग यहाँ पे लिख लें 9x और बराबर कितना आया, 9x बराबर 6 आया। दशमलव के आगे आने वाले 0 को हम लोग छोड़ देंगे। 9x इज इक्वल टू 6, तो x बराबर 6/9, x बराबर 6/9। और इसको डिवाइड करा दें, अगर हम 3 से करा देंगे तो 3 दूनी और 3 तिहाई। इस तरह से जो संख्या थी हमारी 0.6 बार, वो जो परिमेय संख्या में बदली, मतलब p/q के रूप में बदली, तो 2/3 हो गई, जहां p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। ठीक, यही आंसर होगा। इस तरह के अभी ढेर सारे हमको क्वेश्चन और भी करने हैं। इसको समझ गए होंगे तो नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात अभी करने वाले हैं। इसके बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, 0.47, 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है। यहाँ पे ध्यान देना है, 4 पर बार नहीं लगा है, ये नहीं करेंगे 4 7 4 7 4 7 रिपीट होने लगे। इसमें क्या होगा, सिर्फ एक नंबर रिपीट होगा, वो है 7। तो हम जैसे पहले माने थे, इसका जो मान है वो हम क्या मान लेते हैं, x माना। x बराबर क्या, 0.47 और 7 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, जब 7 पर बार लगा होता है हम 7 को ही रिपीट करेंगे, 4 को रिपीट नहीं करना। तो x बराबर कितना लिख देंगे, x बराबर लिख देंगे 0.477777, और इस तरह से अनंत बार हम लोग 7 लिख सकते हैं। ठीक, अब हमको क्या करना होगा, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या कर लिया था, 10 से मल्टीप्लाई करा लिया था। ठीक है, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा था उसमें एक ही नंबर रिपीट हो रहा था। शुरुआत हमने कहाँ से करी थी 10 से कर ली थी, और उसमें दशमलव के आगे जो अंक रिपीट हो रहा था वो 6 था, और 6 ही बार बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, तो वो उस तरह का ये नहीं है। ठीक है, ये सवाल उस तरह का, थोड़ा सा अंतर है, इसमें 4 आ गया है, और जो कि रिपीट भी नहीं हो रहा है, 4 आ रहा है और रिपीट नहीं हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करा लें, और 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद में दशमलव अंक, एक अंक इधर खिसक जाएगा, और हमारा ये पुराना क्वेश्चन बन जाएगा, जिस तरह का हमने अभी अभी सीखा है। हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर, दोनों पक्षों में क्या करा लिया, यहां पर 10 से गुणा करा लिया तो यहां 10x बन जाएगा, और यहां पर जब 10 से गुणा कराएंगे तो दशमलव, अभी अभी हमने सीखा भी था कि दशमलव एक अंक दाईं तरफ खिसक जाएगा, और यहां कितना आ जाएगा, 7 7 7। कितनी बार लिखा है ऊपर, 5 बार, हम 5 बार लिखे ले रहे हैं, लेकिन इसको हम और भी बार लिख सकते हैं। ठीक, अब ये बन गया पहले जैसा। पहले कैसा था, पहले ऐसा था कि दशमलव के बाद जो भी अंक रिपीट हो रहा था वही बार बार रिपीट हो रहा था। जैसे उसमें 6 था, इसमें 7 है, तो दशमलव के बाद अब कोई ऐसा अंक नहीं है जो ना रिपीट हो। दशमलव के बाद 7 है और 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है।
ठीक है, तो हमको अब इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हल करने में इसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। चाहे तो हम इसको समीकरण 1 मान सकते हैं और इसको समीकरण 2 मान सकते हैं, लेकिन घटाने वाले की जब घटा रहे थे तो इसकी हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम क्या कर लें, अब हमको क्या करना है, एक नंबर और लाना है 10 से मल्टीप्लाई कराने के बाद में। देखो अगर हमने इसको घटा दिया जैसे पहले किया था, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाया था, ठीक है, अगर हमने इसको घटा दिया तो दशमलव के आगे यहाँ पर तो 7 जीरो आ जाएगा, यहाँ पर जीरो आ जाएगा और यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा, लेकिन दशमलव के तुरंत बाद यहाँ पे 7 में से 4 घटेगा तो कितना आने लगेगा, 3 आने लगेगा। तो दिक्कत यहाँ पर भी नहीं है, 3 आने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे, क्वेश्चन आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पहले से ही 10 से मल्टीप्लाई करा दें और दशमलव को इधर 1 अंक बढ़ा लें फिर घटाएं तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। तो दो तरीके यहाँ से आने, यहाँ के आगे क्वेश्चन करने के फिर हमारे पास 2 तरीके हैं, दोनों तरीकों से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहें तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराएं और चाहें तो 10 से मल्टीप्लाई ना कराएं, ठीक है। तो हम क्या कराएंगे, इसमें हम जैसे पहले किया था 2 ही समीकरणें बनाई थी, 2 ही समीकरण बना लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। क्या कर दिया, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 10x, मतलब नोट कर रहे हैं 10x तो बराबर कितना है 4.7, ठीक, ये समीकरण है 2 और ये कितनी समीकरण है, ये है समीकरण x और ये कितना है 0.4, 7 ये कितना आ गया, ठीक। अब अगर हम घटा दें तो घटाने पर कितना आएगा, इधर 9x और इधर कितना आएगा 4.7 में से 4 जाएगा 3, 4 में से 7 जाएगा 3 और ये कितना आएगा 7 मतलब 7 में से 7 सब जीरो, ये जितने भी अंक आएंगे ये सब क्या आएंगे, अब 3 के बाद जब घटाना होगा 7 में से 7 घटेगा तो सब अंक कितने हो जाएंगे, सबके सब जीरो हो जाएंगे। और दशमलव के आगे जीरो अगर लिखे होते हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता है, तो जिनका महत्व है बस उतनी ही संख्याएं लिखेंगे। इधर 9x मिल रहा है और इधर 4.3 मिल रहा है, 4.3, बस दशमलव के आगे हम कोई जीरो नहीं बढ़ाएंगे। अब क्या कर लें, x बराबर लिख सकते हैं 4.3 और यहाँ कितना 9, ठीक है। अभी ये परिमेय संख्या के रूप में नहीं है, क्यों, क्योंकि q तो पूर्णांक है लेकिन p पूर्णांक नहीं है, p में 4.3 आ गया है जिस वजह से ये पूर्णांक नहीं कहा जाएगा, पूर्णांकों में दशमलव नहीं आता। तो हम क्या कर लेंगे, इसको दशमलव हटा देंगे और एक जीरो यहाँ पे बढ़ा देंगे, दशमलव हटा के क्या कर दिया, एक जीरो नीचे बढ़ा 10 से भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा 43/9। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दशमलव हट गया, एक जीरो, एक के आगे एक जीरो बढ़ गया, ये 10 से हमने मल्टीप्लाई 90 आ गया, एक पर 45 लिखा था, ठीक। इसको नोट कर लीजिए, अभी थर्ड पार्ट भी हमको करना है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की थर्ड पार्ट की। 0.001 और उस पर लगा हुआ है बार। यहाँ पे दशमलव के आगे 3 अंक हैं, 0, 0, 1 और तीनों पर बार लगा हुआ है। इसका मतलब जो रिपीटिंग नंबर है वो है 001, 001, 001, 001। इस तरह से ये नंबर रिपीट होगा। हमने क्या कर लिया, हमने अभी जो क्वेश्चन करे हैं उसमें जैसे किया था, x मान लिया था उसके हल को, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, x बराबर मान लेंगे 0.001 और उस पर बार लगा दिया, ठीक। इस पे बार लगा दिया और इसको हमने अगली लाइन में क्या किया,
x बराबर 0.001। जो रिपीटिंग नंबर है वो क्या है 001, तो 001। ठीक, तीनों नंबर है एक साथ रिपीट होंगे 001 001। इस तरह से ये नंबर रिपीट होंगे। इसको मान लें समीकरण 1 मान सकते हैं। फिर हमने क्या किया था, हमने मल्टीप्लाई कराया था पहले 10 से, पहले वाले जो क्वेश्चन में जिसमें 0.6 था उसके ऊपर बार लगा था, और उसमें हमने बताया भी था कि मल्टीप्लाई कराते समय ये ध्यान रखेंगे कि दशमलव के आगे जो रिपीटिंग नंबर है उनमें अगर एक अंक पे है बार लगा हुआ है, दशमलव के आगे एक अंक पे बार लगा हुआ है तो 10 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर दशमलव के आगे जो रिपीटिंग नंबर है जो रिपीट हो रहे हैं 2 अंक हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है, और अगर 3 अंक हैं तो हमको 1000 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यहाँ पे रिपीटिंग नंबर कितने हैं 3 अंक, तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों रिपीट हो रहे हैं, तो हमको यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो 10 से मल्टीप्लाई कराने पर नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कराने पे इसलिए नहीं मिलेगा, अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कराएं तो जो समीकरण तैयार होगी और फिर जो समीकरण 2 और समीकरण पहली जब घटाएंगे तो दशमलव के आगे 0 नहीं मिलेंगे। ठीक है, 0 पाने के लिए हमको अन्य प्रक्रियाएं और अपनानी पड़ेंगी। उससे अच्छा है कि हम शुरुआत में ही क्या कर लें, शुरुआत में ही इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा लें और दशमलव के आगे जो नंबर प्राप्त होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सब शून्य हो जाएंगे अपने आप। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लिखा है, हम क्या लिखेंगे 1000 से दोनों पक्षों में गुणा कराने पर, गुणा कराने पर। ठीक, जब मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा तो इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 1000x, इधर हो जाएगा 1000x, और इधर क्या होगा 1000 गुणे 0.001 001 एंड सो ऑन, इसी तरह से। ठीक, इसको समीकरण 2 नहीं बनाएंगे, हम क्या कर लेंगे एक मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराने पर जो आएगा उसको समीकरण 2 बनाएंगे, उसी की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें हमने क्या देखा 1 2 3 0 थे, तो दशमलव कितने अंक दाईं तरफ जाएगा, दशमलव यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाएगा, दशमलव 1 2 3 यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा दशमलव के पहले, दशमलव के पहले बचेगा 001, और उसका हम सिर्फ 1 लिख रहे हैं, उसका हम 1 लिख रहे हैं, 0 नहीं लिख रहे। और दशमलव के आगे रिपीटिंग जो नंबर है वो है 001 001 इस तरह से नंबर रिपीट होंगे, 001 001 और 001 ही नंबर रिपीट होगा। ठीक, अब अगर हम समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाते हैं तो देखिए राइट हैंड साइड में क्या आएगा, समीकरण 2 माइनस कर दिया समीकरण 1 से। ठीक, तो जब दो समीकरण क्या है, 2 है 1000x बराबर ये कितना आया है 1 दशमलव, ये दशमलव लगा हुआ है 001, फिर ये 001 एंड सो ऑन। ये समीकरण 2 थी, समीकरण 1 है ये, इसको इसके नीचे लिखेंगे, मान कहाँ से लिखेंगे 0.001 ठीक 001 फिर 001 फिर 001 एंड सो ऑन। इसी तरह से इसमें और भी नंबर होंगे, और इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा इधर तो आ जाएगा, माइनस करने पर कितना आएगा 1000 में से x जाएगा, 1000x में से x जाएगा तो 999x बचेगा। ठीक है, 999x बचेगा, और इधर कितना आएगा
1 आएगा, और दशमलव के आगे कितने अंक आएंगे? 0 0 0 0 0 है, और 1 में से 1 घट जाएगा 0। आगे आने वाले सभी अंक क्या होंगे? सभी 0 होंगे। ठीक, सभी अंक 0 होंगे। बचा क्या? बचेगा बाएं पक्ष में बचेगा 999 x, ठीक, 999 x, और राइट में बचेगा 1। दशमलव के आगे जितने अंक हैं वो हम क्या कर दे रहे हैं? छोड़ दे रहे हैं। तो x बराबर 1/999, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब इस तरह से अगर किताब में और क्वेश्चन हैं, उदाहरण में होंगे, किसी दूसरी किताब में होंगे, तो वो क्वेश्चन इस तरह के प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक, अब हम एक छोटी सी बात और कर लेंगे, जैसे हमको ये सब प्रक्रिया इतनी ना करनी पड़े, हम डायरेक्ट जान जाएं कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक तरह से शॉर्टकट जान जाएं कि आंसर क्या आएगा। जैसे हमने क्या बताया था अभी अभी, सबसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी 1.5 की, 1.5 की। तो इसमें हमने बताया था कि दशमलव के आगे 1 अंक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करना पड़ेगा, या ऐसे कहें दशमलव हटा 1 के आगे 0 बढ़ा, 10 से भाग हो गया, तो कितना आ गया? 15/10। ठीक, तो यहाँ कितना भाग करा रहे थे? 10 से करा रहे थे। तो अगर ये नंबर होता, ठीक है, तो यहाँ हम बार लगा हुआ था, तो यहाँ पे दशमलव के आगे 0 नहीं बढ़ा सकते, तो हम क्या कर लें? दशमलव हटा के 9 से भाग करा सकते हैं। ठीक है, दशमलव हटा के 9 से भाग करा सकते हैं, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2/3 दूनी 6 3 3 2/3, जो कि आ भी रहा था। ठीक है, तो इस तरह जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने कराया, इसमें भी हम शॉर्टकट लगा सकते हैं, लेकिन लगाएंगे नहीं, सिर्फ उत्तर मिलान के लिए हम लोग ऐसा करेंगे। इसमें नंबर जो रिपीट हो रहा था वो क्या हो रहा था? 0.001, 3 नंबर रिपीट हो रहे थे, 001। तो यहाँ पे जब 1 अंक था तो हमने सिर्फ 9 से डिवाइड कराया और हमारा आंसर मिलने लगा। तो यहाँ पर कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। तो 1 ऊपर कितना है? 1, यहाँ पे कितना था? 6, यहाँ पे कितना है? 1, तो हमने 1 लिखा, और कितने से डिवाइड कराना होगा? 999, हमारा आंसर आने लगेगा। लेकिन ये कोई तरीका, क्वेश्चन जब पेपर में बैठेंगे तो इस तरीके से नहीं कर सकते, लेकिन ये शॉर्टकट है आंसर मिलान करने के लिए, कि हम लोग आंसर अपना मिला सकते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। जितने भी रिपीटिंग नंबर है उसमें हम लोग मतलब दशमलव के आगे अगर 1 अंक रिपीट हुआ या 2 अंक रिपीट हुआ, 3 अंक रिपीट हुआ, तो ये टेक्निक लग जाएगी। अच्छा, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसके लिए भी है, लेकिन उसके में बिल्कुल ये नहीं है, थोड़ा सा उसमें अंतर होगा, इतना सीख लेंगे। ये हम बिगाड़े दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अपना आंसर जल्दी से मिला सकते हैं बस। उस तरह से अगर क्वेश्चन करने लगे बोर्ड के पेपर में तो नंबर कट जाएंगे, नंबर नहीं मिलेंगे। जो करना है वो हमको इसी मेथड से करना है। ठीक, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको तब तक नोट कर लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें क्या कहा गया है, इसको सवाल को पढ़ लेंगे। उसमें कहा गया है 0.9999, और ये 9 कितनी बार आया है? अनंत बार। ठीक, 0.9 जो है अनंत बार आया है, को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो अभी हमने p/q के रूप में संख्याओं को व्यक्त करना सीख लिया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? सबसे पहला काम होगा कि इस संख्या को मतलब 0.999 को p/q के रूप में व्यक्त कर लें। फिर क्या है? फिर कह रहा है कि क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? ठीक, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो हमको आश्चर्यचकित होना है या नहीं होना है, ये डिपेंड करेगा कि हमारा आंसर कैसे आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को आंसर पर को पहले देख लें और फिर देखने के बाद में देखेंगे कि आश्चर्यचकित होना है या नहीं होना है। ठीक, तो पहला काम क्या है हमारा? आंसर निकालना। तो हमने जैसे अभी तक करते आए हैं कि जो संख्या थी उसको हम क्या मानते आए हैं? x मानते आए हैं। हमने क्या मान लिया? इसका भी मान क्या कितने के बराबर होगा?
x के बराबर होगा। माना x बराबर 0.9999, जितनी बार मन हो उतनी बार लिख सकते हैं। हमारा मन 5 बार लिखने का है, हमने 5 बार लिख लिया। ठीक, अब जैसा करते चले आए हैं, 10 से गुणा कराना, दशमलव के आगे सब एक समान करना, उस तरह से हम लोग इसमें 10 से मल्टीप्लाई करा लेंगे। दोनों पक्षों में इसको मान लिया समीकरण 1। दोनों पक्षों में 10 से गुणा कराने पर जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर कितना आ जाएगा 10x, और इधर कितना आ जाएगा 10 गुणे, इसको पहले लिखे ले रहे हैं, 10 गुणे 9 9 9 9 9 एंड सो ऑन। समीकरण नहीं बनाएंगे, मल्टीप्लाई करा लें। इधर मल्टीप्लाई कराने के बाद ये 0.1 अंक दाईं तरफ चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 9.9999। 4 बचे, एक हमने अपनी तरफ से और बढ़ा दिया, क्योंकि हम लोग बढ़ा सकते हैं 9 जितना मन हो उतनी बार। ठीक, अब ये दशमलव के आगे 99999 और यहाँ पर भी दशमलव के आगे 9999 बचा हुआ है। अब हम जब घटाएंगे तो दशमलव के आगे 0 आने लगेगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 कितनी है, ये 10x है, और ये कितनी है 9.9999। 5 बार लिखा हुआ है इसको, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 कौन सी है, समीकरण 1 है x, तो ये कितना आएगा 0.00999 और 9। ये समीकरण 1 थी। हमने अब क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने के बाद में 10 में से जाएगा 1, तो कितना बचेगा, यहाँ पे 9x बच जाएगा, और इधर 9 में से 0 जाएगा तो 9, यहाँ दशमलव के आगे 9 में से 9 गया, सब 0। ठीक, इस तरह से ये सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इधर कितना बचा बाएं पक्ष में 9x, और दाएं पक्ष में कितना बचा 9। ठीक है, अब x का मान कितना आया 9/9, और x का मान हो गया 1। ठीक है, x का मान कितना हो गया 1। अब इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात है, ठीक है, थोड़ी सी है। इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात क्या है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इसमें हमने देखा 1 आ गया, ठीक है, और 1 कैसी संख्या है, 1 एक परिमेय संख्या है, और अगर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं 1/1। ठीक है, 1/1, और 1 को अगर हम 1 से ही भाग करें, अगर यहाँ से भाग करें, उल्टा इधर से भाग करने लगे, तो एक बार टेबल पे कितनी बार लगेगी, एक बार, और 1 एकन कितना है 1। ठीक है, 1 एकन 1, और शेषफल कितना आएगा 0। तो इसमें क्या आश्चर्यचकित होने वाली बात, इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि इधर हम जब 1 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल कितना बच रहा है, शेषफल बच रहा है 0। तो ये जो प्रसार यहाँ से लग रहा है, ये तो हुआ शांत, क्योंकि शांत प्रसार में ही तो 0 बचता है। ठीक है, और जबकि संख्या जो थी जहां से हमने स्टार्टिंग करी थी, स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ये 0.99999 आ रहा है। ये कैसा है, ये तो है अशांत। तो इसमें ये एक छोटा सा पॉइंट हुआ आश्चर्यचकित होने का। संख्या जो थी 0.99999 अनंत बार 9 आ रहा है, उसको जब हमने हल किया, परिमेय संख्या के रूप में बदला, और बदलने के बाद में जब आंसर आया वो आया 1, और 1 को हम क्या लिख दिए p/q के रूप में, और p/q के रूप में जब हमने लिखा तो उसको देखा कि उसका प्रसार शांत हो रहा है, उसमें शेषफल 0 आ रहा है। तो ये छोटी सी बात है आश्चर्यचकित होने वाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, आंसर जो हमको लिखना है पेपर में,
तो जो एनसीईआरटी हमारी बुक बताती है, तो एनसीईआरटी बुक हमारी यही बताती है कि इसमें आश्चर्यचकित होने वाली बात है। आश्चर्यचकित होने वाली बात यह है कि इसमें 9 जो है अनंत बार आ रहा है, 9 जो है अनंत बार आ रहा है, जबकि इसका जो उत्तर है वो हमको क्या मिल रहा है, एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसका उत्तर क्या मिल रहा है, ये पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। तो इसके कारण में जो हमने बोल दिया है वही आप सुन करके अपने उत्तर में लिख लेंगे, इसके नीचे लिख लेंगे, यही लिखेंगे कि हाँ हम इस उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि इसका उत्तर जो है वो हमको क्या मिल रहा है, पूर्णांक मिल रहा है, जबकि यहाँ पर 9 जो है अनंत रूप से 9 की जो पुनरावृत्ति है वो अनंत 9 बार बार आ रहा है। यही एक आश्चर्यचकित होने वाली इसमें बात थी। बाकी जो क्वेश्चन है, जो आंसर निकालना है, वो हमको इतना ही आंसर निकालना है। इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद में हम अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इसमें बताएंगे।